हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आपके सामने रसायन विज्ञान के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। पिछले वीडियो में आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके विषय में जाना था, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं उनके विषय में जाना था, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं उसके विषय में बहुत सूक्ष्म रूप से जाना था। आज हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं उसके विषय में जानेंगे, भौतिक अवस्थाओं के संकेत और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। देखिए बच्चों, एक बात समझ लीजिए, आपकी बोर्ड की परीक्षा है और इस बोर्ड की परीक्षा में आपके लिए अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। आप जब तक सभी माध्यमों से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता अपेक्षित नहीं मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने का अर्थ क्या है कि आप खाली समय में भी वीडियो चला करके रख दीजिए और सुनते रहिए, तब भी आपका अध्ययन होता रहेगा। आप उस कंटेंट को जो पढ़े हैं उसको इसके माध्यम से दोहराते रहें। तो ये अति आवश्यक है कि आप नोट्स भी बनाएं, उसका किताब से भी पढ़ें और वीडियो के माध्यम से भी उसको समझने का प्रयत्न करें। आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नहीं देखा होगा तो उसको पूरा जरूर देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के रचना, संरचना, उसके गुण में, उसके संगठन में इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, उनको हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक समीकरण की भी परिभाषा हमने बताई थी। आइए हम संतुलित रासायनिक समीकरण को जानते हैं। रासायनिक समीकरण में यदि किसी समीकरण को यहाँ लिखा जाए, जैसे मैग्नीशियम को यदि वायु में जलाया जाए तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाए तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को सूक्ष्म रूप में संक्षेप में यहाँ लिखा गया है, यही रासायनिक समीकरण कि मैग्नीशियम को वायु में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब इसी को हमको संतुलित करना है। अच्छा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? रासायनिक समीकरण को इसीलिए संतुलित करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। हम सरल भाषा में ये समझें तो ये जानेंगे कि ये क्या है? ये अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक हैं। और ये क्या है? उत्पाद है। यानी अब इसका कुल तत्वों का जो द्रव्यमान है इसके बराबर होना चाहिए। साधारण भाषा में इन सबके परमाणु इसके परमाणुओं के बराबर होने चाहिए, तीर के दोनों ओर। अब हम देख लेते हैं बराबर हैं कि नहीं। Mg का एक परमाणु है, यानी Mg क्या है? बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ दो परमाणु है, ऑक्सीजन का दो परमाणु, यहाँ एक परमाणु है, यानी ये बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? उत्पाद में 2 से गुणा कर देते हैं। अब उत्पाद में 2 से गुणा कर दिए तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये असंतुलित हो गया। फिर मैग्नीशियम फिर से असंतुलित हो गया, तो हम यहाँ भी 2 से गुणा करते हैं।
अब हमारा जो समीकरण है वो कैसा हो गया, संतुलित हो गया। ये तो एक साधारण समीकरण है। आइए हम एक और समीकरण को देखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स समीकरण को देखते हैं। एक पदार्थ है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म करने पर PbO, NO2 और O2 इतने उत्पाद बनते हैं। इसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए। ये चिन्ह किसका है, गर्म का। अभी हम जो लोग भौतिक अवस्थाओं के संकेत पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये क्या है, गर्म का निशान, यानी सीधा त्रिभुज गर्म का निशान। तीर के ऊपर छोटा सा त्रिभुज बना हो तो उसका मतलब क्या होता है, गर्म का निशान। अब हम लेड नाइट्रेट को यदि गर्म करें तो ये उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये संतुलित हैं या नहीं है। यहीं से हम शुरू करते हैं। लेड कितना है, 1 है, लेड 1 है। नाइट्रोजन पे चले आइए, नाइट्रोजन कितनी है, 2 है। यहाँ ये 2 का गुणांक है, यहाँ कितनी है, 1 है। इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब ऑक्सीजन देखते हैं कितनी हो गए, 3 दूनी 6, और यहाँ कितनी है, 2। 2 का गुणांक 2 2 4, 2 6 और 1 7 है यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ 6 है और यहाँ कितनी है, 7 है। अब यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करने पे क्या हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ कितना है, 2, 2 दूनी 4, 4 2 6 और 2 8। अब इसको हम 2 के बजाय किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें। 4 से गुणा कर दे तो 4 दूनी 8, 8 2 10 और 10 2 12 हो गया। ये हो गया 12। अब ये संतुलित हो गया। अब फिर से एक बार सबको चेक कर लेते हैं। PB2 N, 2 का गुणांक यहाँ से 2, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 N हो गया। O कितना हो गया, 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 2 12, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ये कैसा हो गया, ये अभिकारक भी बराबर हो गया। अभिकारक इज इक्वल टू उत्पाद। तो अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यही है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान दोनों कैसे हों, उसी को हम कहेंगे संतुलित। इसी प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, हम यहां परिवर्तन नहीं करेंगे। गुणा कहां करेंगे, यौगिक के पहले बाईं ओर हम गुणा कर जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अभी भौतिक अवस्था के विषय में चर्चा हुई। भौतिक अवस्था, हमने आपको एक सिंबल बनाया, यहाँ पर सिंबल बना करके हमने आपको दिखाया। ये किसका सिंबल है, गर्म का। क्या किसका सिंबल है, गर्म का सिंबल है। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे Na, सोडियम की क्रिया जल से हो तो ये क्या बन जाएगा, NaOH और प्लस H2। ये क्या बन जाएगा, NaOH और H2 बन जाएगा। अब ये Na क्या है, ये सॉलिड है, S लिखा हो। ये क्या लिखा है, L लिखा है। ये G लिखा है। अब 4 सिंबल इसमें आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। इसका मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था। इसका मतलब क्या है, लिक्विड। क्या मतलब है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था। इसका मतलब क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, जल में घोला गया। जल में घोला गया, या इसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्वस। ये है क्या,
गैस। ये क्या है? गैस। तो ये 4 सिंबल यही हो गए। एक सिंबल हमने अभी क्या बताया आपको, गर्म करने पर यदि यही त्रिभुज उल्टा बन जाए तो ये क्या होगा? ठंडा करने। क्या करने पर? ठंडा करने। एक और सिंबल, यदि कहीं कुछ है, ये लिखा है, ये तीर का मतलब यदि तीर ऊपर की ओर लगा हो इसका मतलब क्या है? गैस। यदि तीर नीचे की ओर लगा हो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी इसका हिंदी की होती है इसकी अवक्षेप। क्या होती है? अवक्षेप। यानी ये नीचे बैठ गया। किसी अभिक्रिया में जो चीज नीचे बैठ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो ये कुछ सिंबल है जो आपको कहाँ यूज होंगे, जो आपको रासायनिक अभिक्रिया में अक्सर आप देखेंगे इसको या लिखा हुआ पाएंगे। इसके अतिरिक्त अब आ जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं। जैसे 3 हमने लिखा है, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके अतिरिक्त कई और प्रकार हैं, जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन है। वियोजन में भी ऊष्मीय वियोजन है, वैद्युत वियोजन है, ऑक्सीकरण अपचयन है। तो ये बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जिनको हम बारी बारी से क्रम से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम केवल तीन अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। 2 पदार्थ मिले और क्या बना? एक पदार्थ बना। इसको हम क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, सल्फर को वायु में जलाया तो क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये क्या है? ये 2 पदार्थ क्रिया कर रहे हैं और ये एक पदार्थ बन रहा है। तो ये कैसा है? योगात्मक अभिक्रिया इसको कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया को। एक अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे, मैग्नीशियम Mg+O MgO, ये दो। तो ये भी, इसमें भी क्या है? 2 पदार्थ मिल रहे हैं और एक पदार्थ बन रहा है। एक अभिक्रिया और लें, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको कहते हैं कली चूना। कली चूने में जल को मिलाएं, कली चूने में जल को मिलाएं तो यह बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना। इसमें भी 2 अभिकारक मिल रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब एक अभिकारक में एक तत्व के स्थान पर दूसरा तत्व आ जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व के स्थान पर कोई दूसरा तत्व आ जाता है, अर्थात एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरे प्रकार का परमाणुओं का समूह आ जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट यदि आयरन से क्रिया करता है
तो ये बनाता है आयरन सल्फेट, FeSO4 और प्लस Cu। यानी यहां पर आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करके और फेरस सल्फेट बना लेता है, कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना देता है, यानी प्रतिस्थापन हो गया किसका, कॉपर का। ये और एक महत्वपूर्ण चीज है, ये और आपको मिलेगी विद्युत रासायनिक श्रेणी में। वहाँ कारण पूछा जाएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दें तो लोहे की कीलों पर कॉपर जम जाता है, क्यों? ठीक है, तो वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ भी एक उदाहरण है, याद रखिएगा। तो यहाँ से लोहा क्या करता है, आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण है CH4 प्लस Cl2, यानी मेथेन में यदि हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करें तो क्लोरीन क्या करती है, मेथेन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। मेथेन क्या करती है, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है, और यह बन जाता है मेथिल क्लोराइड बन जाता है। यानी यहां पर एक परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु आ गया, अतः यह भी क्या है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय देखिए अभिक्रियाएं, अभी तक हमने आपको दो अभिक्रियाएं पढ़ाई, दोनों में हमने आपको तीर का निशान इधर ही लगाया, एक तरफ ही तीर का निशान लगाया, यानी एक दिशीय अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न हो। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। एक उदाहरण जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड की क्रिया हम सोडियम सल्फेट से करा दें, Na2SO4 सोडियम सल्फेट से करा दें तो ये बेरियम सल्फेट बन जाता है, और बन जाता है क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए Ba किसके साथ मिल गया, SO4 के साथ मिल गया, Cl किसके साथ मिल गया, Na के साथ मिल गया, और बन गया NaCl और BaSO4 बन गया। अब ये देखिए इन दोनों को मिलाए तो ये उत्पाद बना। लेकिन यदि इन दोनों को मिलाएं BaSO4 और प्लस NaCl तो यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यानी इसको मिलाएं ये तो बन जाता है, परंतु इन दोनों को मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरह से अभी जो पूर्व में उदाहरण हमने आपको समझाया था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें आयरन मिला तो ये बन गया था फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर, ये बन गया। लेकिन यदि इसी को पुनः यही क्रिया कराएं हैं, फेरस सल्फेट में कॉपर को मिलाएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यानी ये अभिक्रियाएं कहाँ हो रही हैं, केवल एक ही दिशा में हो रही। जो अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें उष्मीय वियोजन है, अपघटन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, उभय अपघटन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इत्यादि अभिक्रियाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अतः इस सब को हम लास्ट में पढ़ेंगे। एक बार पुनः आपको बता दें, आपके बोर्ड की परीक्षा है, आपको तीनों माध्यमों से पढ़ना है। आपको अपना नोट्स भी बनाना है, आपको अपनी बुक से भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, और साथ साथ आपको वीडियो देख करके भी पढ़ाई करनी है, ताकि जो कंसेप्ट है वो दिमाग में घुस जाए। यदि कहीं कोई गड़बड़ी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ कोई गड़बड़ी हुई है, तो कमेंट करके उसको ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए, आपको वीडियो ढूंढने की आवश्यकता ना हो।
आपकी बोर्ड की परीक्षा है, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि यही नींव है, यही हाई स्कूल आपको ये बता देगा कि आप किस दिशा में जाएंगे। इसके बाद आप विभिन्न दिशाओं में जाते हैं, इसके लिए कभी फिर वीडियो बनाया जाएगा कि आप हाई स्कूल करने के बाद किस किस दिशा में जा सकते हैं और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से कभी वीडियो बना करके आपको शेयर किया जाएगा और उससे आप जो आपकी रुचि है आप उसके अनुसार अपने आप को उसमें ढाल सकेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।